जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन की अगली बड़ी बैठक होने जा रही है। बताएंगे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आने वाले हैं और किन मुद्दों पर होने वाली है चर्चा। और इसी के साथ में राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बताएंगे एक के बाद एक कई सारे विधायकों ने माथा टेकना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अंदर जिसको अगला मुख्यमंत्री बनाया है उनके गाली गलौज के वीडियो हो रहे हैं वायरल। इसी के साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी लेकर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बीजेपी आईटी सेल का हेड राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता दिखाई दिया दोस्तों। लोगों ने पूरे मामले पर सच्चाई बताते हुए बीजेपी नेता को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। साथ आपको बताएंगे धारा 370 को लेकर आज आने वाला है बहुत फैसला, किसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और सनातन धर्म को लेकर की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी और डीएमके में किस बात को लेकर चर्चा की गई है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। अमित शाह ने एक ऐसी तस्वीर डाली है जिसमें फॉल्ट निकालते हुए अमित शाह पर तंज कसा गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी एक बड़े फूट की तरफ बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को होने वाली बैठक के अंदर सीट बंटवारा होने के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जयराम रमेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडिया की पार्टियों के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी। चौथी मीटिंग के अंदर बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों। मंगलवार को इस बैठक में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी फैसला हो जाएगा दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ राजस्थान की सियासी हलचल पर नजर डाले तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रविवार सुबह दिल्ली से लौटकर राजे जयपुर स्थित अपने आवास पर पहुंची। दोपहर के बाद बीजेपी के कई सारे विधायकों ने वसुंधरा राजे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है दोस्तों। इसके अलावा पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी राजे से मुलाकात की है। राजी के दिल्ली लौटने के बाद और विधायक दल की बैठक से पहले इस तरीके की मुलाकात के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में बगावत के साफ संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के पर्यवेक्षक जो जयपुर का दौरा करने वाले थे, माना जा रहा था कि शनिवार को बैठक कर सकते हैं और रविवार तक राजस्थान के अंदर अगले मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह को मध्य प्रदेश की जगह राजस्थान भेजा गया है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता को राजस्थान भेजा है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि वसुंधरा राजे एक बड़ी बगावत की ओर बढ़ रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब वसुंधरा राजे के घर पर नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक नहीं कर पा रही, लेकिन वसुंधरा राजे विधायकों की लाइन लगाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि विधायकों के वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचने के एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम और वीडियो के सामने आने के बाद खलबली मची है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है श्याम राज शर्मा, जिन्होंने दावा किया है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री, राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है। यानी दोस्तों इस तरीके से पत्रकारों के द्वारा भी जो इनपुट दिए जा रहे हैं, संकेत मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर इस बार हो सकता है कि राज नहीं बल्कि रिवाज ही बदल जाए, फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए वसुंधरा राजे के समर्थन के साथ में। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के लोग डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मीडिया में आकर कहते हैं कि वसुंधरा राजे समेत सारे बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। उनको ये बयान इसलिए देना पड़ रहा है कि उनको समझ में आ चुका है कि गुमती में बहुत पानी बह चुका है, यानी मामला उनके हाथ से काफी आगे निकल चुका है। साथ साथ राहुल गांधी को लेकर ऐसा लगता है कि फेक न्यूज फैलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को दे रखी है। अमित मालवीय कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपना विदेशी दौरा इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि वो अपने छवि को खराब नहीं दिखाना चाहते हैं। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई चिंता नहीं है, तीनों राज्यों के बारे में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने अपने विदेशी दौरे को कैंसिल किया है। इसके बाद दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में हार को लेकर एक रिव्यू बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। इस तरीके के दावे के बाद अमित मालवीय ने एक तस्वीर भी शेयर की है। हालांकि दोस्तों अमित मालवीय ने जो तस्वीर शेयर की है इसका असली हकीकत कुछ और है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को एक पोस्ट किया है, छत्तीसगढ़ को लेकर चल रहे रिव्यू बैठक के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं है। ये जो दावा किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को जो पोस्ट डाला है उसमें पहले ही पोस्ट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी मौजूद है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन भ्रम फैलाना, फेक न्यूज फैलाना, खासकर राहुल गांधी को टारगेट करके, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ नेताओं को काम दे दिया है जो आईटी सेल संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के फेक न्यूज पैडल करने
सुनने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए, तभी जाकर तो तक असली मैसेज जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर एक ट्राइबल समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उनको अलग अलग तरीके के डेटा सामने मिल रहे हैं। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिसे बीजेपी बनाने जा रही है विष्णुदेव साय को, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 11वीं पास का है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता 12वीं पास भी नहीं है। इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी कम है। भूपेश बघेल जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, स्कॉलर थे, लेकिन अब राज्य के अंदर मात्र 11वीं पास व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। जो आंकड़े इंटरनेट पर साझा किए जा रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी को शायद एजुकेशन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के नेता अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया है, यानी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अरुण साव जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है और एक और ब्राह्मण चेहरा है विजय शर्मा, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को प्रदेश का स्पीकर बनाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को अलग थलग करने का विचार कर रही थी, लेकिन शायद समझ में आ गया होगा कि वसुंधरा राजे की तरह अगर रमन सिंह भी नाराज हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी और यही बड़ा कारण है कि शायद उनको स्पीकर बनाया जा रहा है। वहीं पर अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जजों का फैसला आने वाला है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस दिन को बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय लेगा, हमें उम्मीद है। कुल मिलाकर देखते हैं क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की गतिविधियां तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल डीएमके को भविष्य में बयानबाजी को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है, खासकर उन बयानों पर जिसकी वजह से हाल में कांग्रेस पार्टी को हिंदी पट्टी के राज्यों के अंदर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। अगले साल की पहली छमाही में होने वाले लोकसभा को लेकर तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी आम चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने अपनी लाइन क्लियर करते हुए डीएमके को सलाह दी है कि वो पूर्व में दिए गए बयानों पर भविष्य में सतर्क रहे। यानी डीएमके के नेताओं के द्वारा जो बयान दिया जाता है उस पर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता सब टिप्पणियां करते हुए कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी साबित करने का प्रयास करते हैं और वोटों का पोलराइजेशन करा दिया जाता है। एक तरीके से दोस्तों डीएमके के नेताओं के बयान नहीं होते तो बीजेपी कितनी कोशिश कर लेती वो बड़ा मुद्दा नहीं बना पाती। चाहे कर्नाटक में ऐसा देखा गया हो या फिर हिमाचल प्रदेश में, हर जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरीके से बयानों को आने से रोका था वहां पर बीजेपी कितनी कोशिश करने के बावजूद माहौल को अपने पक्ष में नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री बजरंग बली के नारे लगाने की बातें भी करते दिखाई दिए थे कर्नाटक के अंदर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ा कारण आप लोग जानते हैं कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो अंत तो गत्ता नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का ही होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अमित शाह के शतरंज का खेल पर जयंत चौधरी ने उठा दिए ये सवाल। दरअसल दोस्तों रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे हैं और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, इस पर अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल अमित शाह ने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था उसमें अपनी दोनों पोती के साथ बैठकर वो चेस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेस में कहीं कोई ब्लैक गोटी नहीं है, केवल व्हाइट गोटी है। इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सा चेस बोर्ड है जहां पर केवल व्हाइट गोटियां हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लगता है कि फोटो शूट करने के लिए ऐसा किया गया हो, एक तरीके से फोटो शूट दिखाई देता है। यानी ऐसा नहीं है कि नेचुरल तरीके से अमित शाह अपने पोतियों के साथ बैठकर समय बिता रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, एक अच्छा समय बिता रहे हैं और किसी ने तस्वीर ले ली हो। ऐसा लगता है कि मानो पूरे इंतजाम के साथ चेस बोर्ड लेकर आया गया है और चेस बोर्ड में काली गोटियों की जगह सफेद गोटियां लगाई गई हैं ताकि एक अच्छा फोटो शूट किया जा सके। जयंत चौधरी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लैक मुक्त चेस बोर्ड हो गया है क्या, यानी क्या काला कलर का गोटी ही नहीं दिखाई देगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री गालीबाज हैं? उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग इस तरीके से निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस सेवा दल की ओर से वीडियो शेयर किया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नए वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप है कि वो वीडियो में किसी को फोन लगाकर उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। इस तरीके से गालियों वाली हरकतें बीजेपी नेता की काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी विधायक की बैठक आज होने वाली है। विधायकों की सिक्योरिटी गार्ड को नो एंट्री दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह अनुष्ठान और सुंदरकांड कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी सोमवार को भोपाल स्थित दफ्तर के अंदर होने वाले विधायक दल की बैठक की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने यहां पर शेड्यूल जारी किया
किया है, जिसमें दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजीयन और लंच होगा। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास विधायक दल की ग्रुप बैठक होगी। 3:30 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने गनमैन सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय में एंट्री देने के लिए अनुरोध ना करे। साथ ही बैठक के पहले मीडिया से चर्चा करने से बचने के लिए भी अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शायद बता दिया गया होगा कि अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। बीजेपी आला कमान की ओर से आदेश दे दिए गए होंगे, केवल उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे और वॉइस वोट से समर्थन लिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी की बातें जरूर करती है, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने के लिए कमांड तो ऊपर से ही आता है। आला कमान ने तय कर रखा है, उसी पर मोहर लगवानी है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 जनों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नेत्री आशा लाकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा सादर आमंत्रण भेजा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरे कार्यक्रम का रोड मैप बीजेपी ने तैयार किया है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री की तरफ आगे बढ़ेगी और प्रहलाद पटेल का नाम काफी आगे चल रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बताया राजस्थान में हार के 5 बड़े कारण कांग्रेस पार्टी की माने तो कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और हरीश चौधरी और प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 5 कारण चिन्हित किए हैं, जिसमें गुर्जर समुदाय की नाराजगी। दरअसल दोस्तों, समुदाय राजस्थान में 5 बड़े समूहों में से एक आता है, यानी मतदाताओं के अगर 5 बड़े समूह होंगे तो एक समूह गुर्जर समाज के लोगों का है, यानी अच्छे खासे वोट है उनके। 70 सीटों पर बहुसंख्यक है ये समाज और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। अजमेर, भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पार्टी करीब 70% सीट हार गई। बीजेपी की ओर से हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया गया है, यानी दूसरा बड़ा कारण इसे बताया गया। तीसरा, संगठन की कमजोरी बताया गया। दोस्तों, बहुत से जिलों के अंदर संगठन की कमजोरी भी बड़ा कारण है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से पर्याप्त भाग दौड़ नहीं की गई। अजमेर, उत्तर, दक्षिण, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, भीलवाड़ा, पुष्कर, मालपुरा और तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। चौथा ये पॉइंट है कि नेताओं का घमंड 7वें आसमान पर था। नेताओं की ओर से अनावश्यक बयानबाजी, घमंडपूर्ण रवैया अपनाने से कई सीटों पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पांचवा ये कि बागियों को समय पर नहीं मनाया गया। करीब 25 सीटों पर बागियों ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी ने हार के कारण जरूर गिनाए, लेकिन इसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि चुनाव 2003 और 2013 की तुलना में इस बार सम्मानजनक रहे हैं। 2013 में तो कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 18-20 सीटों पर सिमट गया था, लेकिन इस बार पार्टी को 69 सीटें मिली है। अच्छा खासा आंकड़ा है पार्टी के पास। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को यहां से बाउंस बैक करना है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अपने अपने स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी। सचिन पायलट को राज्य में प्रमोट करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या फैसले लिए जाते हैं। इसी के साथ में सीएम के नाम पर बीजेपी विधायकों का सर्वे भास्कर ने कराया है। दरअसल दोस्तों, भास्कर ने दावा किया है कि उन्होंने बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधकर उनसे पूछा है कि आपको क्या लगता है किसको अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बीजेपी के विधायकों ने अपनी अपनी राय दी है। लगभग 106 बीजेपी विधायकों की राय बताई गई है। ओम प्रकाश बीजेपी के ध्रुव सहपुर से विधायक है। उनका मानना है कि मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो, पार्टी जिसे बनाएगी उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अगले विधायक से संपर्क साधा गया राजेश कुमार वर्मा से, जो गुन्नौर से है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ना बन जाए, बस बाकी बीजेपी के किसी को भी बना दे, हम विधायकों को स्वीकार है, हमारी कोई राय नहीं है। इसके बाद विजय पाल सिंह जो सोहागपुर के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका मानना है कि कोई संभावनाएं, कोई कयास, कोई मंथन नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। इसके बाद संदीप जायसवाल कहते हैं कि अब हम मुख्यमंत्री की पसंद क्या बताएं, छोटे आदमी है जिन्हें बनाना है, वे खुद कह रहे हैं कि पार्टी निर्णय लेगी, मैं इसके अलावा और क्या कहूं। इसके बाद विश्वास सारंग से जब ये पूछा गया तो वो कहते हैं कि आप कितनी बार भी पूछे, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई जवाब नहीं दूंगा, मुझे पार्टी से कोई कमेंट न करने के निर्देश मिले हैं। और इसके बाद एक और विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भी अभी समय नहीं है बताने का। इसके बाद जयंत मलैया से पूछा गया तो वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए मेरी पसंद क्या है, किसे बनना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, नो कमेंट। प्रहलाद पटेल का नाम लिया है महेंद्र नागेश ने, सिंधिया का नाम लिया है महेंद्र यादव ने। इस तरीके से दोस्तों नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। कुल मिलाकर पूछे गए सवाल में लगभग ज्यादातर विधायकों ने पार्टी लाइन को फॉलो करने की बात कही है। और आप लोग जानते हैं कि पार्टी के अंदर 2 नेता है, मोदी और अमित शाह, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसे विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के तौर पर पेश किया जाएगा और ध्वनि मत से पास करा दिया जाएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, तो उनसे पूछा गया कि आप पहला काम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के वादे को पूरा करेंगे, 25 दिसंबर को किसानों को बोनस देंगे, इसके बाद राज्य के अंदर 18 लाख आवास बनाने का आदेश देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, आप लोग को याद होगा कि 2017-18 में ही वादा कर दिया था कि 2022 तक पूरे देश की जनता को आवास मिल जाएगा। जब
2022 बीत चुका है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर किन लोगों के लिए 18 लाख आवास बन रहे हैं? ये जवाब कम से कम मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं या फिर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? साथ साथ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। बसपा नेता उदयवीर सिंह ने मीडिया को इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है। लखनऊ में आयोजित पार्टी के एक बड़े सभा के दौरान ये जानकारी बीएसपी के नेता ने दी है। साथ साथ अनुच्छेद 370 को लेकर क्या फैसला आएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद रहे, लेकिन बंगाल की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने आया। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीएम ने दूरी बनाई है। इस पर अलग अलग तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड के सीएम दूरी बनाएंगे, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि बीजेपी ने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी नाराजगी हो सकती है, शायद इसके पीछे बड़े कारण भी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो अमूमन बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने क्यों दूरी बना ली है? आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। साथ साथ ओपीएस में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने ठिकाने लगा दी एनपीएस की रकम। राजस्थान को लेकर यह दावा करते हुए कर्मचारी संगठन की ओर से मांग की गई है कि जल्द मामले पर जांच किया जाना चाहिए। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अशोक गहलोत सरकार के ओपीएस स्कीम में इस तरीके का वाकई स्कैम हुआ है? कांग्रेस पार्टी को जांच करवानी चाहिए ताकि पता चल पाए कि क्या अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए इस तरीके के बेफिजूल खर्चे किए हैं और स्कीम को कमजोर करने का प्रयास किया है। साथ साथ यूपी कांग्रेस की ओर से रमन सिंह के अपमान का वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों। इसमें जब साई को अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो रमन सिंह मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर यूपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ओह नो, भूल क्या हो गई, क्या खता हो गई। यानी किस तरीके से रमन सिंह जो 3-3 बार के बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको अलग थलग किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों आईआईटी में 30% कम हो गया प्लेसमेंट, नहीं मिल रहे अच्छे जॉब ऑफर, कंपनियों ने दूरी बनाई है। जब से देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जियो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का साम्राज्य फैला है, तभी से देश के मुख्य संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में गर्त में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थक की ओर से टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है जब आईआईटी में कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। अमूमन लोग कहते थे कि कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर लीजिए, चाहे कहीं से भी जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर एकदम पलटती हुई दिखाई दे रही है। आईआईटी को लेकर हो रहे इस दावे पर आप लोग की अपनी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती में फंसी है बीजेपी। जयपुर के अंदर अहम बैठक के बीच दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनरल कैटेगरी से आने वाले किसी व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। और सवाल यह है कि जनरल कैटेगरी से आने वाले कितने नाम है जो बीजेपी के सामने विकल्प के तौर पर है? बहुत कम नाम है। पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों। पहला यह कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल समाज से आने वाले व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है और मध्य प्रदेश के अंदर भी कोई ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब राजस्थान में जनरल कैटेगरी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है डिप्टी सीएम उनके साथ एक एससी समाज का हो और एक ओबीसी समाज का हो। कुल मिलाकर बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार जननायक जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव परिणाम के बाद अब मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है। राजस्थान की सत्ता का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलने का दावा करने के साथ ही दुष्यंत चौटाला मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके उम्मीदवारों को सभी सीटों पर जमानत गंवानी पड़ी है। हरियाणा में मिली सत्ता में भागीदारी में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान में जननायक जनता पार्टी को मात्र 0.14% वोट मिले हैं, यानी दोस्तों 1% वोट भी नहीं मिल पाया है। माना जा रहा है कि हरियाणा की सत्ता से भी उनकी विदाई का ऐलान हो सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावे के दम पर कभी चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रहे राजस्थान में खम ठोकने गई जेजेपी को जनता पसंद नहीं कर रही है। चौधरी देवीलाल 1989 में राजस्थान के सीकर से ही चुनाव जीतकर सांसद बने थे, देश के उप प्रधानमंत्री बने। हरियाणा के अंदर भी उनकी अच्छी स्थिति थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति ही राजस्थान से शुरू की थी। तो माना जाता है कि दुष्यंत चौटाला जो दावा कर रहे हैं कि सत्ता की चाबी जननायक जनता पार्टी के पास राजस्थान के अंदर भी रहेगी, ये साबित सच नहीं हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दुष्यंत को पार्टी बनाने के बाद सबसे बड़ा झटका राजस्थान से लगा है और अब जो उम्मीद जताई जा रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला से इतर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन के लिए आगे बढ़ सकती है। आईएनएलडी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में सीएम योगी की तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बीजेपी के नेता को ही भारी पड़ गया। शिकायतकर्ता धनंजय कुमार सिंह ने इस संबंध में शिकायत पत्र एसपी को सौंप दिया है, जिस पर एसपी ने 7 दिसंबर को मामला दर्ज करते हुए अब कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बीजेपी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के नेता पर आरोप लगा है कि उन्होंने तस्वीर के साथ छेड़खानी की है, गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया है। साथ साथ देश के अंदर जो एनुअल ग्रोथ है, जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 5.4% है, लेकिन बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मात्र तिमाही की वृद्धि दर
दिखाकर, यानी दोस्तों बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि तिमाही में भारत के अंदर तगड़ा ग्रोथ हुआ है, 7 से ऊपर का ग्रोथ हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ये तिमाही के आंकड़े हैं, यानी 3 महीने में जो एक आंकड़े जारी किए जाते हैं वो 3 महीने के आंकड़े हैं। अगर आप पूरे साल का जीडीपी देखेंगे तो 5% या उससे थोड़ा ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है, 5.4% की जीडीपी ग्रोथ है, जिसे सही नहीं माना जाता है। बीजेपी अपने हिसाब से डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपना पीठ थपथपा रही है और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 8% के ग्रोथ से ज्यादा का ग्रोथ मोदी सरकार में इस तरीके के भ्रम फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अदालत में कहा कि मुझे हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। संजय सिंह की ओर से वकील ने अदालत में कहा कि ईडी ने जांच पूरी होने के बाद मेरे खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर दिया है, मुझे अब हिरासत में रखकर पूछताछ करना आवश्यक नहीं है। साथ साथ दोस्तों बीएसपी की प्रमुख मायावती ने किया बड़ा ऐलान, अपने भतीजे आकाश आनंद को अगला उत्तराधिकारी बनाया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या बसपा की राजनीति अब परिवारवाद तक सीमित रह चुकी है? क्या बसपा एक मूवमेंट नहीं है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। साथ साथ बीजेपी में शामिल हो जाए धीरज साहू तो मत दे देना क्लीन चिट, यानी बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। जबकि कांग्रेस पार्टी आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के कांग्रेस कमेटी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मंगवाई है और अपने आप को धीरज साहू से अलग किया है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग निशाना साधे। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी में शामिल करा के क्लीन चिट मत दे देना, जैसा कि कई नेताओं को दिया भी है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं पर रेवंत रेड्डी केसीआर से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे और एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए वो पहुंचे हैं और ये एक अच्छी चीज है दोस्तों। साथ साथ इंडिया वालों को ना निराश होने की जरूरत है, ना हताश होने की जरूरत है। होने वाला चुनाव असली पिक्चर देश के अंदर दिखाएगा, इस तरीके से पूरे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और देश के बड़े बड़े लेखकों का भी ये मानना है कि तीनों राज्यों के चुनाव से बीजेपी को कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाए और कांग्रेस पार्टी अपने पुरानी गलतियों को सुधार कर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर जाए तो इंडिया गठबंधन की स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। अभी भी चुनाव पूरी तरीके से खुला है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में जीत मिलने के साथ ही उनके केंद्र में तीसरी बार रिपीट होने के पूरे विकल्प खुल गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।